खबरें तफसील से। नॉर्थ एमसीडी के तहत चलने वाले 6 अस्पतालों के डॉक्टर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। डॉक्टरों को पिछले 5 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। डॉक्टरों की हिमायत में दिल्ली कांग्रेस सदर अनिल चौधरी भी पहुंचे हैं और एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। तीन महीने की सैलरी अभी बची है। जब हमने शुरू किया था तो 4 महीने की सैलरी नहीं आई हुई थी हमारी, और 4 महीने की सैलरी, और हमारे पेरेंट्स लॉकडाउन से वो लोग भी प्राइवेट जॉब्स में हैं। मेरे पेरेंट्स दे मतलब पिछले 6-7 महीने से उनको भी सैलरी वगैरह नहीं मिली है प्रॉपरली, तो अफेक्ट तो सबको पड़ ही रहा है, तभी हम लोग आए हैं। वरना हम कर रहे थे, ये तो हमेशा का ही है, 2-3 साल से चल ही रहा है। जिससे भी बात की सब यही कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है। अब हम क्या बताएं, हमें पॉलिटिक्स नहीं पता, हम तो ये चाहते हैं कि हमें सैलरी मिले। हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, हमें पढ़ाई करनी है और हमें सीखना है। परिस्थिति काफ़ी गंभीर है और सोचनीय है, निंदेबल भी है, क्योंकि लास्ट हमारे 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और ये हमेशा लगातार ये 10-15 सालों से एमसीडी में होता रहा है, 20 सालों से एमसीडी में होता रहा है। और हम लोगों के इतने ज्ञापन देने के बाद, हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हमारी सैलरी सही समय पे नहीं आती है, जिससे हमारी स्थिति और हमारे घर की स्थिति, हमारी परिवार की स्थिति, हमारे बच्चों की स्थिति, हमारे सब कुछ चरमरा गया है। देखिए, ये आज डॉक्टर सड़कों पर है। ये मांग निरंतर पिछले लॉकडाउन के समय से निरंतर जारी है। ये बातें हमने कमिश्नर के सामने और मेयर के सामने भी रखी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे भी हम गए थे, जिसमें हमने एक न्याय मार्च भी निकाला था। अफसोस इस बात का है कि सरकारें थोड़े समय के लिए राहत देती हैं, फिर इनको 5-6 महीने के लिए फिर प्रताड़ित करती हैं। वैसा ही फिर से एक उदाहरण है। 5-6 अस्पताल जो नॉर्थ एमसीडी के अंदर में आते हैं, लगातार अब तक ये अपने अस्पताल अपने कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज जंतर मंतर पे आकर के दोनों सरकारों के खिलाफ बैठे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, अपना न्याय की मांग कर रहे हैं। तो मैं आज इनसे जुड़ा और इनका जो कथन है, जो कहना है, जिस तरह से कल मेयर ने आकर के इनको धमकाया गया है, कैंपस में डॉक्टर्स को थ्रेट दिया गया है कि आप या तो लौट आइए, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आगे एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो किस तरह से आप सरकार चला रहे हैं? इनके दर्द को समझने की बजाय सरकारें और नमक छिड़कने का काम कर रही हैं, धमका रही हैं, थ्रेट दे रही हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? मेरे ख्याल से बीजेपी के मेयर और बीजेपी के अध्यक्ष को इस पर माफी मांगनी चाहिए, इनकी सैलरी तनख्वाह तुरंत देनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी ने मंशूर में वोटरों को राग़िब करने के लिए कई वादे किए हैं। किसानों, खवातीन, तालीम, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के वादे पार्टी ने अपने मंशूर में किए हैं, जिसमें किसानों की आमदनी को दुगनी करने का खाका पेश किया गया है और खवातीन को खुद कफील बनाने का तज़किरा किया गया है। बीजेपी ने 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्का मकान देने का वादा भी किया है। बीजेपी ने कोरोना के मुफ्त टीके का वादा भी किया है। पार्टी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के दस्तयाब होने पर बिहार के लोगों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। बिहार में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। दरभंगा में जो है उसको हमने प्रॉमिस किया है 2025 तक उसको खत्म करके 24 तक उसको खत्म करके लोकार्पण करेंगे ही। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रुख नहीं हो सकता है उनका एक्सलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है। फिशिंग के लिए हम प्रोत्साहन देना है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, मगर फिशिंग मतलब सिर्फ समुद्र से जो मत्स्य संपदा मिलता है सिर्फ वो नहीं है, मीठे पानी में भी अच्छा सा फिशिंग का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे संकल्प पत्र के लाइन ये है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बना देंगे डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 15 प्रोसेसिंग यूनिट का प्रॉमिस दिया गया है, जहां एग्रीकल्चर के साथ जब एक किसान को डेयरी भी सपोर्टिव काम में उनको जोड़ा जाता है, उनका आय दुगनी बढ़ाने के लिए एक इजीली एक रास्ता मिलता है। इसीलिए हर एक किसान जो अन्नदाता है, मैं बजट में मुझे याद है बोले
कि उनको ऊर्जादाता बनाना भी आवश्यक है, जिससे वो सोलर पावर उनके फील्ड में, खेती में से ही एनर्जी भी उत्पादन कर सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत अच्छा सा एक घोषणा है, जिसमें से 1000 FPO फॉर्म करने का प्रॉमिस है, जिससे हम मानते हैं कम से कम 10 लाख को रोजगार मिलेगा। ऐसे 11 इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स है, वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं मानती हूँ ये सब जनता को उनके जीवन में बहुत भरोसा, जीवन में बहुत सहूलियत ले आएगा, इसलिए उनको भी मान्यता होगी और जनता भी उसको मानेंगे और अपनाएंगे। वहीं बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी इल्जाम तराशियां जारी हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार में कुछ भी नहीं किया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। एक तरफ कहते हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब दोनों बात कह रहे हैं, क्लियर उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपने 15 साल क्या किया? सृजन घोटाले में लुटाया, 60 घोटालों में लुटाया। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी दुख दर्द में आपने आँख चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो, कोरोना हो, तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाएं। अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं। किस आधार पे आप वोट मांगने आए हैं? 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, रोजगार नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, तो किस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं? केवल और केवल लाठी से पिटवाने का काम किया नौजवानों को, शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारियों को। और हमने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है बीजेपी की सरकार ने। ये नोटिफिकेशन है कि भाई 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर देंगे। तो ये जो फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो इस नोटिफिकेशन को रद्द करेगी। बिहार में पहले मरहले की वोटिंग 28 अक्टूबर को है। पार्टियां तशहीरी मुहिम में जुटी हुई हैं। वोटरों के बीच लीडर जा रहे हैं। इलेक्शन की इस बड़ी तस्वीर में कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो टिकट न मिलने से नाराज हैं और सियासी करियर को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। मोहम्मद नेमतुल्ला भी ऐसे लीडर हैं। कल तक वो आरजेडी में थे और अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे। नेमतुल्ला नीतीश कुमार को अक़लियतों का हमदर्द बताते हैं। वो अक़लियती वोटों के जेडीयू में शिफ्ट कराने की हिकमत अमली पर काम करते नजर आ रहे हैं। बात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की अपनी कोशिश जारी है। इसी के साथ इस इंतखाब में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी चल रहा है। आरजेडी एमएलए नेमतुल्ला साहब जेडीयू ज्वाइन किए हैं, अब जेडीयू के लीडर हो गए, हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे, टिकट कट गया उसके बाद आप जेडीयू ज्वाइन कर लिए, तो कल तक आरजेडी की तारीफ आप कर रहे थे, अब जेडीयू की जाहिर है तारीफ करेंगे, तो क्या है इसके पीछे, क्या है? आरजेडी में हम लोगों ने शुरू से लेके आज तक उस आरजेडी के लिए मेहनत किया, कोशिश किया, उसमें लगे रहे। लेकिन जब देखा कि चुनाव का वक्त आता है तो उसमें अक़लियतों को उतनी तरजीह नहीं दी जाती, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि अक़लियत को साथ रखेंगे, उनको बैठा लेंगे, उनको मंच शेयर करेंगे तो कम्युनलाइज हो जाएगा हमारा वोट। बुनियादी सवाल है कि अक़लियती लीडरों को तरजीह नहीं मिला, इसलिए जो है आपने पार्टी छोड़ दिया। बिल्कुल, और उसमें कई जो अक़लियत के लीडर हैं उनका टिकट काट दिया गया। इतने पुराने सहयोगी रहे हुए इलियास हुसैन जी का, उनका टिकट काट दिया गया, उनके बेटे का टिकट काट दिया गया। अनवर आलम जो लीडर था, सदन से लेकर सड़क तक मेहनत करता था आरा से, उनका टिकट काट दिया गया। मेरे जैसे आदमी का जो हर तरह से ईमानदारी से लगा रहा इस पार्टी के लिए, लोग मेरा तरजीह नहीं दिया गया। तो अब क्या लगता है? एक तो टिकट काट दिया गया, जाहिर है उसे नाराज होकर आपने जेडीयू ज्वाइन किया है। बात अगर अक़लियतों की आप लोग हमेशा उठाते रहे, तो क्या लगता है कि जेडीयू ने अक़लियतों के फलाह का काम किया है या आगे आप जेडीयू का, जाहिर है आप इंतखाबी तशहीर में जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं लोगों को?
देखिए, बिल्कुल अक़लियतों के लिए बहुत सा काम हुआ है, जेडीयू ने भी किया है, और जो भी अक़लियत का जो मसला होगा उसको हम लोग उठावेंगे और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, और जो भी सरकार बनेगी, नीतीश जी की बनेगी, तो उसको हम लोग बात करेंगे, समझावेंगे कि बाकी अक़लियतों के खिलाफ। तो लीडरशिप इसको बात को एक्सेप्ट करता है, सुनता है और उस पर अमल करने की हर तरह मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन इस चीज़ को उनको जानकारी में होना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या लगता है इंतखाब में क्या होगा, अक़लियतों का वोट किधर जा रहा है? लेकिन अक़लियत समझदार है और अपने सूझबूझ से लेके कि हमारे जब अक़लियत के लीडर को जब इज्जत सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग वोट क्यों ऐसे पार्टी को दें। जाहिर है इनका कहना है कि अक़लियती आबादी वोट बैंक के सियासत से अलग अपने मुद्दों पर इंतखाब उम्मीदवारों का करेगी या पार्टियों का करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंतखाबात में अक़लियती आबादी का क्या फैसला होता है और नतीजे क्या आते हैं। कैमरा में राहुल कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में सियासी पार्टियों की मुस्लिम मसाइल और मुस्लिम क़यादत से दूरी पर मुस्लिम समाज में बेचैनी पाई जा रही है। 28 सीटों पर होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी पार्टियों के जरिए कागजात नामजदगी दाखिल की जा चुकी है और इंतखाबी तशहीर भी उरूज पर है, मगर किसी भी पार्टी के जरिए इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया है। यही नहीं, सियासी पार्टियों के जरिए मुस्लिम मसाइल पर भी खामोशी इख्तियार की गई है। सियासी पार्टियों के जरिए मदारिस के निज़ाम तालीम को तनकीद का निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन मदारिस के असातिज़ा को 4 साल से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी के मुलाजमीन कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम है, इस पर भी कोई पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। चलिए इस मौजू पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से और उनके साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े होंगे। मेहताब आलम, बेहद करीब ज़िमनी इंतखाबात हैं, 3 नवंबर को ये इंतखाबात होने हैं। ऐसे में जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से मुस्लिमों का मुद्दा तो उठाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिमों के जो मसाइल हैं, जो ज़मीनी हकीकत पे उनके मसाइल हैं, उनकी मुश्किलें हैं, उन पर कोई बात नहीं की जा रही है और दूसरी तरफ मुस्लिम नुमाइंदगी को भी बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ पे सभा में बता दें कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि मध्य प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो सारी पार्टियों को, मुसलमानों को वोट तो चाहिए, अक़लियतों को वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करें या मुस्लिम मसाइल को हल करने की बात करें तो सभी पार्टियां जो है यहाँ पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। और फिर अगर ये बात करें तो पूरा इंतखाबात जो है कहीं पर हार्ड हिंदुत्व तो कहीं पर सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश मुस्लिम कात परिषद, जमीयत उलमा, महिबान भारत और दूसरी तंजीमों के लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे माहिर साहब, एक लंबे अरसे से आप लोग मुतालबात कर रहे हैं, क्या वजह है की बात नहीं मानी? देखिए, मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब कांग्रेस पार्टी जब यहाँ चुनाव लड़ी थी पिछली बार विधानसभा का, उस वक्त कमलनाथ जी ने, जो उसके उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि हमें तो वोट मिल जाएगा, लेकिन 90% वोट अगर माइनॉरिटी बिलखुसूस मुस्लिम अगर डाल देंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। उसके बाद सरकार बन गई उनकी। सरकार बनने के बाद भी उन्होंने कुछ 1.5 साल तक कुछ नहीं किया। हम लोगों ने उस वक्त भी ज्ञापन उनको दिए, लेकिन उस पर किसी किस्म कोई अमल नहीं हुआ। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी से हम कोई तवक्को तो रखते नहीं है, लेकिन अभी जो मैनिफेस्टो बाई इलेक्शन का जो आया उसके अंदर भी अक़लियत के लिए कुछ उन्होंने कोई बात उसमें नहीं की है। और बजाय इसके वो खुद भी कांग्रेस जो है आज हिंदुत्व के ऊपर जा चुकी है। और एक तरीके से देखा जाए तो न सिर्फ उन्होंने माइनॉरिटी के साथ विश्वासघात किया, बल्कि संविधान के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात की बात हो रही है, यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है कि जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़, चाहे हम साबिका हुकूमत की बात करें या मौजूदा हुकूमत की, अक़लियती इदारों में किसी का तकर्रुर नहीं किया गया। और अक़लियती इदारों की जब हम बात करते हैं तो मदरसा बोर्ड हो, हज कमेटी हो, वक्फ बोर्ड हो, यहाँ पर मुलाजिमीन को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है, लेकिन किसी पार्टी के एजेंडे में इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही बात फरमाई आपने कि जिस तरह से मुसलमानों की दोनों पार्टियां बात करती हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर देखने में जो चीज़ आनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी देखिए, उषा ठाकुर जी का ये बयान आया कि उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया, लेकिन उनके पास एक तरफ तो इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन दूसरी बात उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि ठीक है आप जो एक बात बोल रहे हैं, लेकिन आप ये दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में हम लाएंगे, तो आपके पास कोई प्लानिंग है कि आप किस तरह से आधुनिकीकरण करेंगे? और फिर दूसरी बात यह है कि आप मदरसों की बात करते हैं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं 5% बच्चे होते हैं, 95% बच्चा जो है मुसलमानों का स्कूलों में पढ़ता है। आपके पास उनके लिए क्या प्लानिंग है? आपके पास उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। दोनों सरकारों को हमने देखा
ये दोनों के दौर के अंदर मुसलमानों की जो संस्थाएं उनका बहुत बुरा हाल रहा। अभी तक आज भी आप देख रहे हैं तो ना तो वक्फ बोर्ड का सही तरह से गठन हुआ है, ना मसाजिद कमेटी, ना मदरसा बोर्ड, ना इनकी ग्रांट अभी तक मिली है, और ना ही इनके जो मुलाजिमीन है इनको सही ढंग से तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। तनख्वाह भी नहीं मिल रही। यहाँ पे जब हम तनख्वाहों की बात करते हैं तो दूसरे भी जो मसाइल है, आखिर क्या वजह है? आप लोग बार बार आवाज उठाते हैं लेकिन आपकी आवाज पॉलिटिकल पार्टी सुनना नहीं चाहती। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी की बात करें, बहुजन की बात करें या भारतीय जनता पार्टी, किसी ने आपको नुमाइंदगी तक नहीं दी है। नुमाइंदे की बात करते हैं, नुमाइंदे के सवाल बहुत सारे उठते हैं। नुमाइंदे की शुरू से लेकर अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं दिखती है। अगर हम देखे जाए तो ये पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, नुमाइंदे कहीं से कहीं तक, लेकिन इनके लिए आए दिन विवादित बयान दिए जाते हैं मुस्लिम के लिए। मुस्लिम अगर ये बात करते हैं नुमाइंदगी की तो मुस्लिम मसाइल की बात कौन करेगा? मुस्लिम मसाइल की बात करोगे, सवाल यहाँ पे ये भी सबसे अहम कि ऐसे में आप लोगों का लाएअमल क्या होगा? क्योंकि वोट जमहूरी हक है और वोट देना जरूरी है। तो इन दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है या कहीं और की तरफ आप जाने की सोचेंगे? देखिए, हमने सबसे पहले जब इलेक्शन की डेट आई थी उस टाइम ही कहा था कि अगर मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं होती या मुसलमानों के लिए योजनाएं नहीं की जाती, अगर बात नहीं की जाती, तो हम लोगों से इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नोटा का बटन दबाएं। कोई सी भी पार्टी हो उसको वोट ना दें और आप नोटा को बटन दबाएं। यहाँ पे नोटा की बात की जा रही है। यहाँ पे साहब आई है, कुछ और लोग भी जो है अलग अलग तंजीमों के लोग हैं, उनसे जानते हैं। जब यहाँ पर कुछ लोग इस बात के लिए नाराज हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके इश्यूज को नहीं उठा रही हैं, और कुछ लोग जो इस बात के लिए है कि पॉलिटिकल पार्टीज बात तो करती है लेकिन बड़े दबे लफ्जों में। आज जो कुछ हो रहा है वो मुसलमानों के साथ में, खासतौर से मुसलमानों को सिर्फ टारगेट बना के एक मिशन ऐसा चलाया जा रहा है कि सिर्फ वोट को डाइवर्ट किया जाए। ये जो हम लोगों के लिए काम तो बहुत दूर की बात है। जो मसाइल हैं हमारे, वो मसाइलों पे बात ही नहीं करी जा रही। मुसलमान आज बेरोजगार होता चला जा रहा है, उसके लिए ना इल्म की कोई बात है, न कोई उसके दुनिया के और दूसरे हो रही है, दूसरी चीज़ों की बात नहीं है। क्या वजह मानते हैं? बस यही है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर मुसलमान के खिलाफ कोई बयान भी देता है तो ये नहीं कि पार्टी उसको उसकी सज़ा दे या पार्टी उसको अब निष्कासित कर दे। ना तो बीजेपी वाले उसको बोलते हैं, ना कांग्रेस वाले बोलते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा मसला, जब चुनाव का वक्त आता है तो सबको साथ लेके चलते हैं, और वरना पता लग रहा है कि सिर्फ साहब इन्होंने तो मुसलमानों के लिए बयान दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। मेहताब आलम जो आपके साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे ये पूछिएगा, जो तनख्वाह को लेकर सवाल है, इतने सालों से तनख्वाह, क्या उनकी तरफ से इसको लेकर एहतजाज भी किया गया है? तो क्या जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से किसी ने इनको यकीन दहानी कराई, या क्या वजह है जो इनकी तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई है? साहबा मैं बता दें कि तनख्वाहों का जो मामला है, मसाजिद कमेटी का जो 6 महीने से नहीं मिली थी, न्यूज़ 18 की खबर के बाद यहाँ पर जमीयत उलमा के लोग भी मौजूद हैं, मोहबान भारत के लोग भी मौजूद हैं, भारतीय समाज संघ के लोग भी मौजूद हैं। इन लोगों ने भी जो है न्यूज़ 18 उर्दू की तहरीक को जो है आगे बढ़ाया, और हमें देखते हैं कि उसका एक ऑर्डर हुआ, 3 महीने की तनख्वाह जारी करने का हो गया। लेकिन वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड और फिर हज कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को 4 साल तो भोपाल में असेंबली इंतखाबात बेहद नजदीक हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, और सियासी पार्टी की तरफ से ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी और मुसलमानों के मसाइल को नजरअंदाज किया गया है, जिसको लेकर जो समाजी तंजीमें हैं, जो मजहबी तंजीमें हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही हैं। मेहताब आलम शुक्रिया, और आपके साथ जो मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया। रुक करेंगे एक ब्रेकिंग की तरफ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये खबर है, तुजर शरीफ इलाके में मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। 2 मिलिटेंटों ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। मुहासरा तलाशी मुहिम के दौरान इन मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। फोर्सेस ने मिलिटेंटों के अफराद खाना को तरगीब दिलाई थी, जिसके बाद 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी के लिए पुलिस की बात मान ली है। तो बेहद अहम खबर से हम आपको आगाह करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये खबर है, जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये खबर जुड़ी हुई है, जहां पे तुजर शरीफ इलाके में 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। मुहासरा और तलाशी मुहिम के दौरान ये मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। बागपत के एसपी अभिषेक सिंह ने दाढ़ी रखने पर दरोगा को मुअत्तल कर दिया है। एसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक पुलिस एहलकार दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, और अगर कोई रखना भी चाहता है तो उसे इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी। उनके मुताबिक दरोगा इंतसार अली ने इजाजत लिए बगैर ही दाढ़ी रख ली थी, जिसकी शिकायत मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। जवाबित के खिलाफ जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है, इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बिठा दी। इस मामले में इत्तेहाद उलमा के कौमी सदर मौलाना कारी मुस्तफ़ा देलवी ने सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। बागपत उत्तर प्रदेश ने अपने एक दरोगा इंतशार अली को दाढ़ी रखने की बिना पर लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी साहब को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी और तासुब की बुनियाद पर ऐसी कार्रवाई करना कतन ठीक नहीं है। हम अपनी तरफ से और अपनी तंजीमों की तरफ से इसकी बहुत सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और हुकूमत उत्तर प्रदेश और हुकूमत हिंद से दरख्वास्त करना चाहते हैं वो अधिकारी जो तासुब की बुनियाद पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नौकरी पर बने रहने का हक नहीं है, ऐसे लोगों को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। गाजियाबाद के करेड़ा में मुबैना मजहब तब्दीली के मामले में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। इंतजामिया के आला अफसरान करेड़ा गांव पहुंच गए हैं। मोन्टू चंदेल वाल्मीकि जो थाना साहिबाबाद के रहने वाले हैं, दिनांक 21/10/2020 को ग्राम करहड़ा में कुछ अज्ञात लोगों व संगठनों द्वारा 230 लोगों के धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर वहां जातीय विद्वेष की भावना फैलाए जाने के संबंध में आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना साहिबाबाद पे मुकदमा अपराध संख्या 1255 अंतर्गत धारा 153A 505 IPC का पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे के तहत श्रीनगर में ऑडिशंस मुनक्किद हुए। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों ने ऑडिशन में हिस्सा लिया और अपने हुनर का भरपूर मुजाहरा किया। पिछले 4-5 साल से काफ़ी रुझान है मौसीकी की तरफ, तो हमें लगता है कि आगे भी हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे। जो ये प्रोग्राम है न्यूज़ 18 ने रखा है, हमारे हिसाब से ऐसे प्रोग्राम्स आए दिन होने चाहिए कश्मीर में, क्योंकि जो हमारा यूथ है, जो नई नस्ल है, उसको इस शोबे की तरफ अगर हम रुझान बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। चीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराई, जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ, माई रे तेरे बिन मैं तो दूरा रहा, माई रे तुझ बिन रूठी मेरी परछाई, मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई।